हेलो दोस्तों, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है। आज क्या करेंगे, कुछ और एडजस्टमेंट्स लेंगे। पहली एडजस्टमेंट जो हम लेने जा रहे हैं वो है एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, एबनॉर्मल लॉस मतलब नॉर्मल लॉस से हटके। नॉर्मल लॉस पता है कौन से होते हैं? नॉर्मल लॉस होते हैं जैसे कि कुछ गुड्स का नेचर ऐसा होता है, ये मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। एक होते हैं हमारे नॉर्मल लॉस और दूसरे होते हैं एबनॉर्मल लॉस। हमें जो डिस्कस करना है ना वो एबनॉर्मल लॉस है, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्मल लॉस वो उस टाइप का लॉस होता है कि जो इस तरीके से जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यानी वो प्रोडक्ट का जो नेचर है ना उसकी वजह से है। जैसे अगर आप देखो, मान लीजिए अगर हम मिल्क का एग्जाम्पल लें, अगर एक किसी कंटेनर में 1 लीटर मिल्क है, अगर आप इसको दूसरे कंटेनर में डालते हो तो ना एग्जैक्टली 1 लीटर नहीं जाएगा ना, क्योंकि थोड़ा सा तो उस कंटेनर में लगा रह जाएगा। इस टाइप का लॉस ये जो है ये एग्जाम्पल है नॉर्मल लॉस का। यानी कहने का मतलब है ये होता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर, प्रोडक्ट का नेचर उस तरीके का है, जैसे मैंने मिल्क का एग्जाम्पल दिया, ऑयल, घी, है ना, पेट्रोल, ये सब चीजें। तो ये आप जब इधर से उधर कुछ भी करते हो तो थोड़ा बहुत तो साथ में लगा रह जाता है ना, थोड़ा सा, बहुत कम होता है, लेकिन कितना भी आप करो 100% नहीं आप उससे रिट्रीव कर सकते। हाँ, ये नॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या है भाई? एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस होता है कि जो इसके अलावा कुछ और है ना, ये प्रोडक्ट के नेचर की वजह से नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ नेचर of the product, because of nature, not nature of the product, प्रोडक्ट की वजह से नहीं है, ये किसी और वजह से है। आप बोलोगे किसी और वजह से क्या? कोई और वजह जैसे हो सकती है, जैसे कि हो गया थेफ्ट, है ना, थेफ्ट हो गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, स्टोलन, चोरी हो गया, इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से इस टाइप के जो लॉसेस होते हैं, जो जिनको हम कंट्रोल, मतलब ये कि ध्यान रखें तो थोड़ा सा करा जा सकता है। नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस नहीं हो सकता, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे कांट बी इंश्योर्ड, जबकि मैक्सिमम केसेस में इनका इंश्योरेंस जो है ये कैन बी इंश्योर्ड। कैन बी इंश्योर्ड, जरूरी नहीं है हो, पर हम कह रहे हैं इंश्योरेंस हो सकता है, कैन बी इंश्योर्ड। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इन दोनों लॉसेस में फर्क क्या है। हाँ, अच्छा, हम बात करेंगे जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एडजस्टमेंट्स में करना है वो है एबनॉर्मल लॉस। तो आइए डिस्कस करते हैं कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये इस तरीके का लॉस है जो किसी और वजह से होता है, प्रोडक्ट के नेचर की वजह से नहीं होता। चोरी हो गए, एक्सीडेंट हो गया, स्टोलन हो गया, फायर वगैरह, है ना, गोडाउन में हमारे आग लग गई, एटसेट्रा, ये कुछ कारण हो सकते हैं और इनका इंश्योरेंस पॉसिबल है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं, हमें इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है, कैसे इसको डील करना है, हमें कैसे डील करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए। अच्छा, इस बात को जानने के लिए पहले आप इस चीज को एक नोटिस करो कि एबनॉर्मल लॉस जब भी होगा, एक इंपॉर्टेंट बात होगी, आपकी कोई एसेट जो है, हाँ, वो डिक्रीज हो जाएगी। मान लो एक्सीडेंट हो जाए, मान लो थेफ्ट हो जाए, चोरी हो गया, मान लो टूट गई, ब्रेकेज हो गई, किसी भी तरीके से कोई भी हो गया तो हमारी एसेट डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो सकता है? मशीनरी चलते चलते टूट गई, हाँ, या कोई व्हीकल थी वो रोड पे जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, या कैश चोरी हो गया, ये सब एबनॉर्मल लॉसेस के एग्जांपल है ना। तो ये जो मैं कह रही हूँ एसेट डिक्रीज हो सकती है, क्या हो सकते हैं? गुड्स हो सकते हैं, मान लो गोडाउन में आग लगी और हमारे गुड्स जल गए, ये हो सकता है, या कैश चोरी हो गया, कैश जल गया, बाई चांस पड़ा हुआ था शोरूम में, कैश पड़ा हुआ था, अचानक आग लग गई, वो कैश जल गया, ये हो सकता है। हाँ, मशीनरी, कोई भी मशीनरी जो है वो एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से वो हो गया, ये सब नॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस के जो एग्जांपल है। कोई व्हीकल, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें वो व्हीकल हमारी जो है डिस्ट्रॉय हो गई। सो कुछ भी कहने का मतलब है कि इन एबनॉर्मल लॉसेस में एक चीज तो कॉमन है
कि हमारी एसेट की वैल्यू, मतलब एसेट जो है वो कम हो जाती है, चोरी की वजह से, टूटने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, फायर की वजह से, वट एवर, है ना। तो ये एसेट कम हो जाती है। अगर एसेट कम हो जाती है तो आपको पता है कि भाई अगर एसेट कम होगी तो क्या करना है, एसेट कम किस तरफ होती है, क्रेडिट साइड में होती है। तो मैं अगर इसकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करूं, अगर इसकी जर्नल एंट्री डिस्कस करूं एबनॉर्मल लॉस की, तो वो क्या होगी, वो होगी, आइए डिस्कस करते हैं, जर्नल एंट्रीज वैसे मुझे कहना चाहिए क्योंकि ना 2-3 एंट्रीज बनाएंगे हम। सबसे पहली एंट्री हमारी आएगी क्या, लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, जो भी मतलब जिस वजह से भी लॉस हुआ है एटसेट्रा, जो भी मैं एटसेट्रा, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, वट एवर जो भी चीज है वो डेबिट। भाई डेबिट आप क्यों कर रहे हो, आप सीधी सी बात है डेबिट इस वजह से कर रहे हो क्यों डेबिट इस वजह से कर रहे हो क्योंकि सीधी सी बात यह है कि आप लॉसेस जो है ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो हमें पता है नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस लॉस है डेबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा चलो उसके बाद टू एसेट, वो वाली जो एसेट कम हुई है कौन सी, मान लो अगर कैश हमारा कम हुआ तो टू कैश आ गया। अगर मशीनरी कम हुई है तो मशीनरी क्रेडिट कर दिया। अगर कोई कार या ट्रक या कोई चीज कम हुई है एक्सीडेंट वगैरह की वजह से तो उसको क्रेडिट कर दिया, है ना, उसको। और अगर गुड्स कम हुए हैं तो गुड्स का क्या अकाउंट बनेगा, गुड्स का बनेगा परचेजेस, गुड्स के लिए बनेगा परचेजेस इफ गुड्स। अगर तो कोई दूसरी एसेट कम हुई है, मशीनरी, व्हीकल, बिल्डिंग, कुछ भी कोई और एसेट कम हुई है, कैश, तो वो एसेट का नाम, लेकिन अगर वो गुड्स हैं तो टू परचेजेस, ठीक है। ये चलिए हम ना एक ऐसे मानते हैं कि हमारी जो है मशीनरी या व्हीकल, चलो 5,000 रुपए की नहीं, हम मानते हैं 50,000 रुपए की कोई हमारी व्हीकल थी, वो एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो मैंने कह दिया लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट 50,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये देखो, हम जैसा कि मैंने बताया कि अब नॉर्मल लॉस के केस में ना इंश्योरेंस तो करवाया जा सकता है, पॉसिबल है। तो अगर मान लेते हैं इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो रहा है, अगर, है ना, तो अगर क्लेम मिलता है, अगर क्लेम एडमिट होता है या मिलता है, एडमिट और मिलने में फर्क ये हुआ, एडमिट का मतलब पैसे आ गए और एडमिट का मतलब यह है कि कंपनी कह रही है, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हाँ हम आपको क्लेम दे देंगे, है 50,000 के गुड्स, हमारे 50,000 के हमारी जो व्हीकल है वो डिस्ट्रॉय हुई और इंश्योरेंस कंपनी हमको 20,000 देने को तैयार है। तो हमने क्या लिखा, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस डेबिट। मैंने बैंक तो नहीं लिखा क्योंकि ज्यादातर जब लॉस होता है तो उसी समय थोड़ा पैसे मिल जाते हैं, तो क्लेम मतलब हमने इसको अपनी एसेट मान लिया, करंट एसेट मान लिया कि भाई ठीक है पैसे मिल जाएंगे। सो क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस डेबिट, मैंने एग्जाम्पल में कहा चलो मान लो 20,000 रुपए, 20,000 का क्लेम कंपनी देने को तैयार है। हाँ लेकिन इसमें तो हमें ज्यादा लॉस हुआ ना, 50 का लॉस था, 20 मिल रहा है तो 30 का तो लॉस और हो गया ना, है ना, 30 का लॉस और हो गया। तो मैं क्या बोलूं, P&L अकाउंट डेबिट, यानी P&L कितने से डेबिट करा इस टर्म में, इस केस में 30,000 रुपए से। 50 का लॉस हुआ है ना, और 20 मिलने को तैयार है तो 30 का तो लॉस हुआ। टू लॉस बाय फायर या जो भी है, मतलब फायर, एक्सीडेंट, वट जो भी लॉस आपने डेबिट करा है उस नाम से टू लॉस बाय फायर 50,000 या एक्सीडेंट वट एवर 50,000, ठीक है। तो ये हमारी ट्रीटमेंट रही। मान लीजिए लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, पूरा क्लेम देने को तैयार है, तो भाई पूरा क्लेम देने को तैयार है तो क्लेम में आ गया 50,000, अब P&L डेबिट नहीं होगा, है ना। अगर मान लेते हैं इट वाज नॉट इंश्योर्ड एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, उस केस में सारे का सारा P&L में जाएगा। मेरा कहने का मतलब है P&L में जाता है जो एक्चुअल लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल में इसलिए कह रही हूं कि टोटल तो इतना हुआ लेकिन उसमें से कुछ इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा ना, तो जो नहीं मिलेगा वो रह गया आपका एक्चुअल लॉस, उतना P&L में जाएगा। तो ये मैंने बात आपको इसके थ्रू समझाई है। आइए हम ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हम इस लॉस को और डिटेल में समझेंगे, एंट्री के थ्रू और
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको हमें कैसे लिखना है। ठीक है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। मैंने क्या करा, एक छोटा सा हम ले लेते हैं ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उसका एक हिस्सा। ठीक है, ये मैंने एक्सट्रैक्ट लिया। इसमें मैंने क्या लिया, मैंने ली, पहले सपोज कर लो परचेजेस। ठीक है, परचेजेस ले ली, सपोज कर लेते हैं 6,20,000 रुपए की। ठीक है, फिर मैंने यहां पर लिया लेट्स से मशीनरी मैंने ली 80,000 रुपए की। फिर मैंने ली कार, डिलीवरी वैन। चलो हमारी ना उसके लिए हम प्रोडक्ट अपने क्या नाम है उसके लिए अपने गुड्स को बेचने के लिए, हमारे प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए हमारे पास डिलीवरी वैन है एक। तो डिलीवरी वैन ये हमारे पास थी, सपोज कर लेते हैं 4 लाख रुपए की। ठीक है, अच्छा अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है नंबर 1, ड्यू टू फायर goods of rupees 20,000 were destroyed and insurance company admitted claim of rupees 15,000 का क्लेम देने को तैयार है कंपनी। ठीक है, दूसरा मशीनरी डिस्ट्रॉयड, वट एवर रीजन मान लेते हैं, कोई मे बी फायर की वजह से इसी में मशीनरी का भी लॉस हुआ, लॉस बाय मशीनरी का हुआ बाय फायर, जो उसमें हो गई और हमारी मशीनरी जल गई। मशीनरी ऑफ रुपीज मशीनरी हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, सपोज कर लेते हैं 10,000 रुपए की। नथिंग कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, नथिंग कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं मिला। तीसरा, ठीक है, when met with an accident and डिस्ट्रॉय हो गई, सपोज कर लो कुछ उसका हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ। ए पार्ट वॉज डैमेज्ड फॉर ₹1 लाख। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, पूरे पैसे मिल गए, देने को तैयार है। शो दिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए शो करते हैं। हमें पता है कि गुड्स जो हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, तो मैं यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, ये ट्रेडिंग एंड P&L है सपोज। ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। P&L हमें पता है परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू परचेजेस को मैंने इनर कॉलम में लिखा 6,20,000। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि जो हमारे एक फायर हुआ गोडाउन में, उसकी वजह से 20,000 रुपए के गुड्स हमारे जल गए, तो मैंने यहां लिखा लेस लॉस बाय फायर, 20,000 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, तो अब कितने के गुड्स रह गए बेचने के लिए? 6 लाख के रह गए। ठीक है, चलो आगे देखो, जो मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई, जो वैन डिस्ट्रॉय हुई, तो बैलेंस शीट में ही आना है ना, यहां पर तो नहीं आना। लेकिन अब जरा P&L में, ये पार्ट है, पूरा क्वेश्चन थोड़ा ना, ये पार्ट है। ठीक है, अब मैं P&L में आऊं, देखो इसमें 20,000 में से 5,000 तो देने को तैयार है, 15,000 देने को तैयार है, तो गुड्स का लॉस कितने का हुआ? एक्चुअल लॉस 5,000 का। तो मैं P&L अकाउंट में, इन P&L अकाउंट मैं बोलूं डेबिट साइड में लॉस बाय फायर, तो यहां पर लिखो गुड्स।
गुड्स की वजह से तो हुआ आपको 5,000 का लॉस, है ना। आगे मशीनरी 10,000 की डिस्ट्रॉय हुई थी, नथिंग कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कुछ देने को तैयार नहीं है, तो सारे का सारा लॉस हुआ। तो मशीनरी की वजह से जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 10,000 का। कुल मिला के मशीनरी और गुड्स का लॉस कितना आया ड्यू टू फायर, 15,000। आपको अगर मैंने अगला क्यों नहीं करा, क्योंकि वो लॉस बाय एक्सीडेंट है, मैं अलग अकाउंट खोलूंगी। उसमें देखो, वैन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ए पार्ट वाज डैमेज फॉर ₹1 लाख, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, पूरे पैसे मिलने को तैयार है। तो जब भाई पूरे पैसे मिलने को तैयार है तो लॉस तो हुआ ही नहीं, एक्चुअल लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ, तो देयरफॉर P&L में नहीं आएगा। नाउ आई विल शो यू हाउ टू पुट इट इन द बैलेंस शीट। आइए बैलेंस शीट में लिखते हैं भाई। बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, सबसे पहले आ जाओ, मैं लिखूं मशीनरी, मशीनरी, थोड़ा सा मैं ऊपर से स्टार्ट करूं। सपोज ये है हिस्सा मेरा, इतने हिस्से में बैलेंस शीट, P&L यहां बना देते हैं, P&L यहां बना देते हैं। 5,000 के गुड्स, ये P&L मैंने छोटा सा यहां बना दिया, और 10,000 के हमारे वो, तो टोटल जो लॉस P&L में आएगा वो 15,000 रुपए डेबिट में आएगा। ठीक है, आई कैन रब दिस नाउ, आपने नोट कर भी लिया होगा। चलिए आइए बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये बैलेंस शीट है। सबसे पहले क्या करो, बैलेंस शीट में जो जो एसेट्स है वो लिखो। मशीनरी, परचेजेस तो नहीं आता ना, परचेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया है ना। मशीनरी, ये नॉन करंट एसेट्स के अंडर लिखना, नॉन करंट एसेट्स के अंडर है मशीनरी। मशीनरी थी आपके पास 80,000 रुपए की, क्या डिस्ट्रॉय हुई, हाँ 10,000 रुपए का लॉस हुआ बाय फायर, तो 10,000 रुपए की डिस्ट्रॉय हो गई ना, 10,000 पे माइनस कर दिया। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे मैंने लिखा लेस लॉस बाय फायर, लेस लॉस बाय फायर, तो कितने की रह गई, 70,000 की रह गई, है ना। ठीक है ना, चलो आगे। डिलीवरी वैन, ये भी हमारी एसेट है, नॉन करंट एसेट के अंदर मैंने लिखा वैन, वैन कितने की है, 4 लाख रुपए की। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या कहता है, वैन मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक पार्ट डैमेज हो गया 1 लाख रुपए का, और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम दे दिया, वो सही है दे दिया, लेकिन वैन तो चली गई ना, उसका एक पार्ट तो चला गया, तो मैं वैन में से माइनस कर दूं 1 लाख रुपए। यहां पर क्या लिखूं, लेस लॉस बाय एक्सीडेंट। अब वैन रह गई हमारी कितने की, 3 लाख रुपीस की। ठीक है ना, 3 लाख की रह गई। चलो अब आ जाओ करंट एसेट्स के अंडर, करंट एसेट्स के अंदर जो हमारे क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। देखिए भाई, गुड्स के लिए दे रही है कंपनी 15,000 रुपए, ये इनर कॉलम में लिख लो बस, उसके लिए गुड्स के लिए मिलेंगे 15,000, और मशीनरी के लिए तो कुछ भी नहीं मिला, है ना। ठीक है, और इधर से वैन के लिए 1 लाख रुपए पूरा मिल रहा है, तो डिलीवरी वैन के लिए 1 लाख रुपए, तो कुल मिलाकर इंश्योरेंस कंपनी से कितने का क्लेम मिलेगा, 1,15,000। ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट हो गया ये, हमने पूरे एबनॉर्मल लॉस को अच्छे से डिस्कस कर लिया। मैंने आपको पहले एंट्री समझा दी, फिर आपको ये बता दिया कि बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग एंड P&L में कैसे लिखना है। गुड्स कम होते हैं तो परचेजेस से माइनस करते हैं, जितना क्लेम मिल जाएगा वो हमारी एसेट है, और जो एक्चुअल लॉस होगा दैट विल गो टू P&L। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस भी करिए, इन सारे वीडियोस को देखते रहिए, और जो और हमने वीडियोस डाले जिसमें हमने ट्रेडिंग P&L के बेसिक बताए हैं, क्वेश्चन करके दिखाए हैं, उनको देखना मत भूलना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो देखने के बाद आपको ये बातें धीरे धीरे आगे और समझ में आएंगी। ठीक है, हमारे चैनल को अच्छे से देखते रहिए, व्यू करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम अपने और इस तरीके के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।